अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक 3.1 करेंगे, विच इज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स की स्ट्रेंथ हमें पता चलती है कि जितनी आसानी से वो अपने प्रोटॉन्स दे दे, कि जितनी अच्छी एबिलिटी होगी एक एसिड की कि वो अपने प्रोटॉन्स को इजीली डोनेट करेगा, उतना अच्छा वो एसिड होता जाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला एसिड हमारे पास ज़्यादा अच्छी तरीके से डोनेट कर रहा है, ये वाला अच्छे तरीके से डोनेट नहीं कर रहा? वो पता चलता है हमारे पास एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट विच इज Ka। इसकी वैल्यूज को हम कंपेयर करते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास ये एसिड स्ट्रॉन्गर है, ये एसिड वीकर है। तो जब भी कोई एसिड हमारे पास डिसोसिएट हो, डिसोसिएट का मतलब कि डिसॉल्व हो जाए, तो आगे जाके हमारे पास एक कॉन्जुगेट बेस और एक कॉन्जुगेट एसिड बनता है। जो कि एसिड होता है ना, हमेशा एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनती है। बेस से ये जो बेस है B4 बेस से हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड बन जाता होता है। ये हमने यहाँ पे सारा मैंने इसको डिफाइन कर दिया। आपने भी नोट्स के तौर पे अगर लिखे हैं तो इसी तरह तरीके से आप लोग बना के लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन अगर आ जाए कॉन्सेप्चुअल बना के, क्योंकि फेडरल बोर्ड है तो कॉन्सेप्चुअल आता है कि HCl जो है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्गर है एसिडिक एसिड से, क्यों? और हमारे पास एसिडिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है वाटर से। बुक में हमारे पास ये सारी लाइन लिखी हुई है, वहाँ पे क्यों नहीं लिखा हुआ, वहाँ पे बस आपको बताया हुआ कि ये से होता है स्ट्रॉन्गर। कैसे होता है ये मैं अब आपको बताती हूँ कि हमारे पास एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। एसिड जब हमारे पास डिसोसिएट हो जाए, डिसॉल्व हो जाए कोई भी एसिड, जैसे कि यहाँ पे हमने बुक में भी हमारे पास दिया हुआ है कि कोई भी एसिड है वो डिसॉल्व होगा तो हमारे पास एक तरफ से तो हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, साथ ही हमारे पास और कॉन्जुगेट बेस आ जाएगा। अब इस एसिड डिसोसिएशन रिएक्शन का हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। इसका ऊपर वाली साइड पे हमने प्रोडक्ट्स, नीचे हमने रिएक्टेंट लिख देने हैं। प्रोडक्ट्स हमने इस साइड पे जो थे और इस साइड पे जो रिएक्टेंट्स हैं इनको हमने फार्मूला के अकॉर्डिंग लिख देना है, क्योंकि अब हमने यहाँ से एसिड को डिसोसिएट किया है, वाटर से करवाया है, तो हमने क्या करना है कि वाटर जो है ना इसको हमने मल्टीप्लाई करा देना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ जाके लिख देना है इसको। बाकी तीनों चीज़ें हैं ये सेम वैसे लिख दिया हमने। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जब हमें वाटर के साथ मल्टीप्लाई करा ले तो हमारे पास एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बनता है। एसिड डिसोसिएशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने एसिड्स को डिसोसिएट कराया था, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन है। तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, तो इसकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ होती हैं, हर एसिड के लिए मुख्तलिफ वैल्यू होती है। Ka की लार्जर वैल्यू हमारे पास -5 होती है। अगर हम इसी से आगे देख के चाहते जाएँ -5, -4, 3, -3, -2, -1, फिर 1, 2, 3, 4, जैसे हमारे पास स्केल होता है इस तरह का, उसके मुताबिक अगर हम 50 तक जाएँ तो वो स्मॉलर वैल्यू की तरफ जाता है। तो इसी तरह हमारे पास जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा हमारे पास एसिड। तो इसलिए हम कहते हैं कि एसिडिटी जो होती है, एसिडिटी स्ट्रेंथ हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Ka की वैल्यू से। अब यही बात मैंने यहाँ पे लिख दी, ग्रेटर द Ka वैल्यू स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। जितनी ज़्यादा Ka वैल्यू होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पास एसिड होगा। अब अगर इसी Ka का हम नेगेटिव लॉग ले लें तो हमारे पास pKa बन जाता है, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। तो अब अगर हम इसकी वैल्यू, हमारे पास जो इसकी स्मॉल वैल्यू होती है वो होती है +5 या -5 से लेके 50 तक। इसकी लार्ज वैल्यू थी -5 वाली, इसकी स्मॉल वैल्यू है -5 +5 वाली। सारी स्मॉल वैल्यू कहाँ तक जा रही है, स्मॉलर टू लार्जर जा रही है यहाँ पे वैल्यू। इस तरह से ये ट्रेंड आपने याद रखना है कि ये इसकी स्मॉल वैल्यू यहाँ पे जा रही है, इसकी लार्ज वैल्यू अगर हमारे पास ये वैल्यू होती है। अब ये वैल्यू आपके खाली ये नहीं होता कि इसी तरह +5 या 50 लिखी हुई होगी या फिर इस तरह 10⁻⁴ इस तरह लिखी हुई होगी हमारे पास वैल्यू एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka में। अगर हम लोग देख लें pKa तो उसके अंदर हमारे पास इस वे में हमारे पास वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं। ये भी मैं समझाती हूँ कि आप किसी एसिड की देख के कैसे पता लगा सकते हैं। अब सबसे पहले तो बात आ गई pKa, इसकी -5 या +5 होगी तो ये स्मॉल वैल्यू है, और जितनी स्मॉल वैल्यू होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, यानी कि यहाँ पे एसिडिटी हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर pKa की वैल्यू स्मॉल है तो एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर इसकी वैल्यू लार्ज है यानी कि 50 के अराउंड है तो ये ज़्यादा है, तो एसिडिटी कम हो जाएगी हमारे पास, तो हम कहते हैं ये वीक एसिड है। अब इसी तरह हमने ये बात यहाँ पे बता दी। अब मेरे पास HCl था, मैंने यहाँ पे शुरू में क्वेश्चन किया था कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिडिक एसिड। अब HCl के यहाँ पे हमारे पास दी भी पहले +6 में हमारे पास दी भी वैल्यू। अब आगे देखें एसिडिक एसिड की तो -10 में। जब कोई चीज़ माइनस में दी भी जाती है ना तो वो उतनी वैल्यू उसकी कम होती है उसकी, तो हम इसलिए कहेंगे कि ये लार्जर वैल्यू है, स्ट्रॉन्गर एसिड है, और ये इसकी स्मॉलर वैल्यू है
और ये वीकर एसिड है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग करें तो -5, -6, -10, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकते हैं कि -6, -7 इधर है, तो ये तो मतलब इधर से ये तो लार्जर वैल्यू -5 का है, तो इधर वाले और ज़्यादा लार्जर होंगे। ऐसा नहीं है, बस -5 हमारे पास लार्जर वैल्यू होती है। इसके इधर भी जाते जाए ना, जितने माइनस पे चीज़ जाती जाएगी उतनी वो छोटी होती जाती है, उतना उसका जो एसिडिटी ट्रेंड है वो कम होता जाता है। अब वाटर के अंदर भी यही रीज़न है कि हमारे पास माइनस में और ये छोटा होता जा रहा है और मतलब इसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। अगर हम इसकी pKa वैल्यू देखते हैं तो वो -6 आती है। -6 हमने क्या कहा है, स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलर इज द वैल्यू, ग्रेटर स्ट्रॉन्गेस्ट इज द एसिड। तो हमारे पास स्मॉल वैल्यू थी तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। 4.7, 15.7 ये हमारे पास -5 से जब हम इधर जाते जा रहे हैं, प्लस की तरफ जाते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द स्केल, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ और बढ़ती जा रही हैं। मैंने पहले कहा कि माइनस में कोई चीज़ हो तो वो छोटी होती है वैल्यू, और प्लस में कोई चीज़ हो तो वो बड़ी होती है। अब प्लस में हमारे पास वैल्यू आती है, बड़ी होती जा रही है। जितनी बड़ी वैल्यू उतना वीक एसिड, क्योंकि pKa वैल्यू के मुताबिक हमारे पास ये रूल है, जितनी बड़ी वैल्यू उतना वीक एसिड। तो ये हमारे पास हम कहेंगे ये वीक एसिड है, एसिडिक एसिड HCl से। और अगर हम एसिडिक एसिड को देखें इसके मुताबिक तो ये और पॉजिटिव में जा रहा है, तो ये और बड़ी वैल्यू हो गई और ज़्यादा वीक एसिड हो जाएगा हमारे पास। इसकी एक रीज़न ये है, और दूसरी रीज़न ये है कि हमने जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि हमारे पास जितना इजीली डिसोसिएट कर जाए, अपने प्रोटॉन्स को डोनेट करे, तो HCl जो होता है ना हमारे पास, ये हमारे पास अपने इजीली अपने हाइड्रोजन को डिसोसिएट कर देते हैं। और जो Cl होता है ना, ये अपने ऑक्टेट कंप्लीट किया हुआ होता है, इसके मतलब इसके पास पहले 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते, तो इसे ज़रूरत ही नहीं होती कि ये आगे दोबारा किसी के साथ हाइड्रोलाइज हो आसानी से। तो इस वजह से हमारे पास तो इस तरह से HCl जो होता है ना, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है कि इसको इजीली कोई चीज़ डिसोसिएट नहीं कर सकती। अगर डिसोसिएट कर गया तो इसने आगे रिएक्ट बहुत मुश्किल से करना होता है। मगर अगर हम देख लें एसिडिक एसिड को ना, तो ये वीक एसिड होता है, ये अपने हाइड्रोजन तो डोनेट कर देगा मगर बाद में इसका ये अनस्टेबल होता है। तो ये कोशिश होती है कि मैं दोबारा से हाइड्रोलाइज कराऊँ, हाइड्रोलाइज यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट करके अपना हाइड्रोजन वापस ले लूँ किसी तरह। मगर जब HCl होता है ना, तो ये अपना हाइड्रोजन वापस लेने की नहीं करता, ये कहता है कि मैंने दे दिया तो दे दिया, मैं किसी और के साथ रिएक्ट करूँगा। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि विच इज स्ट्रॉन्ग है, HCl और HF। तो हम यहाँ पे कहेंगे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैसे? अगर हम इनकी वैल्यूज कंपेयर करें Ka की या pKa की, मैंने Ka की यहाँ पे लिखी है कि HCl की है 1×10⁻⁶, और जो हमारे पास HF की है वो है 7.2×10⁻⁴। अब यहाँ पे देखो ये 6 है, ये पॉजिटिव में है तो ये लार्ज वैल्यू होगी, ये नेगेटिव में है तो ये स्मॉल वैल्यू हो जाएगी। तो हमारे पास जो लार्जर वैल्यू होती है तो वो क्या होता है, हमारे पास लार्ज वैल्यू स्ट्रॉन्ग एसिड, तो हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। Ka और pKa की वैल्यू के मुताबिक हम ये कहेंगे। अब दूसरी रीज़न इसकी एक और बनती है हमारे पास कि जब हमारे पास ये HF देखो ये हैलोजन है, Cl देखो ये हमारे पास क्या है, हैलोजन है, हाइड्रोजन है तो डिसोसिएट हो जाना है, एसिड है। तो अब हमारे पास जो FCl, Br, I ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना हैलोजेंस के जो एसिड्स बनते हैं ना, उनके ट्रेंड हमारे पास इस तरह से आता है कि डाउन द ग्रुप, कोई भी आप ग्रुप लोगे तो वो एसिडिटी जो होगी ना वो इंक्रीज करेगी एलिमेंटल इफेक्ट से। एलिमेंटल इफेक्ट यानी कि एटॉमिक साइज जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। एटॉमिक साइज का एक इंक्रीज होने से पहले F का इतना था, फिर Cl का इतना हुआ, फिर Br का इतना हुआ, तो साइज ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। जो चार्ज होगा वो ज़्यादा अच्छी तरीके से आगे पीछे डिस्पर्स हो जाएगा, उसकी अपनी मर्जी जिधर मर्जी रहे उसके अंदर का नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का। तो अब हमारे पास तो ये इजीली अपने हाइड्रोजन आयंस को डिसोसिएट कर लेते हैं कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम निकल जाओ, हाइड्रोजन निकल जाता है इसमें से इजीली। इसी तरह से HCl, Br, I इसके अंदर हमारे पास एक रीज़न एलिमेंटल इफेक्ट आ जाता है जिसमें पोलराइजेशन वगैरह, एटॉमिक साइज का इंक्रीज होना, ये सारा आ जाता है। अब हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। बेस की स्ट्रेंथ का कैसे पता चलता है, एसिड की तरह ही। जैसे एसिड के अंदर हम क्या कहते हैं, एबिलिटी टू डोनेट प्रोटोन। एसिड बेस के अंदर हम कहते होते हैं एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ प्रोटोन फ्रॉम अ सॉल्वेंट, जिसमें हमारे पास जितने अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर रहा हो। अब मेरे पास यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते होते हैं एल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड। जब उसको डिसोसिएट करें, इसको डिसॉल्व करें वाटर के अंदर, तो हमारे पास सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बन जाता है। ये जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है ना, इसके पास इतनी एबिलिटी कि एक्सेप्ट कर सकता है प्रोटॉन्स को, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है प्रोटॉन से। तो इस तरह किसी भी बेस के पास ये एबिलिटी कि वो एक्सेप्ट कर ले प्रोटॉन को, तो वो कहाँ से आती है एबिलिटी, हाइड्रोक्साइड आयन के पास से आती है। तो इसी तरह हमारे पास बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट भी आता है, जैसे कि हमारे पास हमने एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट किया था, अब बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट भी इसी तरह। जब हम बेस को डिसॉल्व करें वाटर के साथ तो हमारे पास BH और हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएगा। हाइड्रोक्साइड आयन की एबिलिटी होती है कि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं प्रोटॉन, तो हमने इसलिए यहाँ से अब हमने क्या निकालनी है, इसकी कांस्टेंट निकालना है। पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा, ऊपर प्रोडक्ट लिखा, नीचे हमने रिएक्टेंट
लिख दिए और फिर यहाँ से जो वाटर है, क्योंकि हमने डिसोसिएट किया, तो इस वाटर को जाके इस केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ हमने जाके मल्टीप्लाई करा देना। जब इसको मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट निकला, विच इज केबी हमारे पास निकला है। केबी को हमने लिख दिया कि इक्वल है BHOH डिवाइडेड बाय बी। यहाँ पे जो OH है ना, ये डिटरमाइन कर रहा था कि केबी की कितनी स्ट्रेंथ होगी, यानी कि हमारे पास बेस की कितनी स्ट्रेंथ होगी। हमने पहले पढ़ा था कि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यहाँ पे कि एसिडिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Ka की। क्यों? क्योंकि Ka के सामने हमारे पास H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव का मतलब होता है कि हमारे पास Ka के सामने H है। Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, यहाँ से हमारे पास आया। जब इक्वल के इस पार होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। इसी तरह ये भी हमारे पास जो Kb है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा OH के। Kb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH। तब OH यानी कि Kb का मतलब बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास Kb की वैल्यू से। ये बेसिसिटी होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Kb की वैल्यू से। जितनी लार्ज वैल्यू होगी Kb की, उतनी ज़्यादा हमारे पास बेसिसिटी होगी। बेसिसिटी का मतलब होता है कि हमारे पास उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी बेस की, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बेस। ठीक है, अब लार्जर द Kb वैल्यू स्ट्रॉन्गेस्ट इज द बेस। अब Kb वैल्यू यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा? जब माइनस में कोई चीज़ ज़्यादा बढ़ती जाए तो वो हमारे पास और छोटी होती चली जाती है, उसका साइज छोटा होता जाता है। पोलराइजेशन यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे एक बात की थी कि पोलराइजेशन उसमें कम होती चली जाती है, तो वो उसका जो साइज है छोटा है, तो स्मॉल वैल्यू हो गई वो स्मॉल वैल्यू, तो वो हमारे पास क्या होगी? वीक बेस होगी। स्मॉल वैल्यू तो वीक बेस। स्ट्रॉन्ग अगर हमारे पास ज़्यादा वैल्यू है तो वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है। अब जो -4 पहले आता है इसलिए हमारे पास लार्जर वैल्यू, और -5 बाद में आता है और छोटा होता जा रहा है। -6 होगा तो वो उससे ज़्यादा वीकेस्ट हो जाएगा, वीकर हो जाएगा, वीकर के बाद वीकेस्ट वगैरह। अब अमोनिया जो है वो वीकर है मिथाइल अमाइन से। अमोनिया की जो वैल्यू है ना हमारे पास वो 10⁻⁵ के साथ आ रही है उसकी वैल्यू Kb की। अब हम आगे कहते हैं कि स्मॉलर द PKb। PKb क्या चीज़ है? नेगेटिव लॉग ऑफ Kb। और नेगेटिव लॉग हम लेते इसलिए हैं ताकि हमारे पास, यानी PKb में हम वैल्यूज इसलिए लेते हैं ताकि हमारे पास ये जो 10⁻⁴ वाली चीज़ ना आए, हमारे पास डेफिनेट नंबर आ जाए। जैसे अभी -4 है तो इधर खाली -4 आ जाए, इधर 10⁻⁴ ना एक्सपोनेंट में वैल्यू ना आए, -5 आ जाए वैल्यू, हमारे पास एक डेफिनेट नंबर हो, इसलिए हम लोग PKb नेगेटिव लॉग ले लेते होते हैं। अब इसके अंदर ना ये रूल है कि अगर हमारे पास स्मॉलर द PKb, अगर PKb की वैल्यू छोटी होगी तो उतना ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगी, उतनी ज़्यादा अच्छी बेस होगी। और अगर ज़्यादा होगी PKb की वैल्यू तो हमारे पास वो बेस वैसे ही वीक होगी। यानी कि बेसिसिटी यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ बेस वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है PKb से। और अमोनिया जो है हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगी देन पायरिडाइन और एनिलीन। आप इसकी वैल्यूज कंपेयर करके देखेंगे तो उससे पता चलता है हमें कि ये हमारे पास ये स्ट्रॉन्गर बेस है पायरिडाइन से और एनिलीन से। आगे हमारे पास एक एग्जांपल 3.1 दी हुई है। एग्जाम्पल 3.1 में हमने कंसंट्रेशन फाइंड करनी है H+ आयंस की सॉल्यूशन के अंदर से। अब हमारे पास पहले हमने एक एसिड दे दिया, उसकी कह रहे हैं कि 1 मोलर हमारे पास उसकी कंसंट्रेशन थी। स्टार्टिंग में हमारे पास एसिड ये था। अब Ka उसकी दी हुई है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है एसिड की, एसिड के अंदर से प्रोटॉन्स की, तो हमने Ka की एक्सप्रेशन लिखनी है। वो कैसे लिखते हैं? वो ऐसे लिखते हैं कि हमने प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स। अब हमने यही पहले किया, पहले गिवन डाटा लिखना है, गिवन डाटा में आपने इसको डिसोसिएट करके दिखा देना है कि H+ आयन बन गया और F- आयन बन गया। इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास शुरू में दी हुई थी 1.0 मोलर, फिर आगे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ गई। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन यानी कि वो कंसंट्रेशन जहाँ पे रिएक्शन हमारे पास हाफ हो चुका है, अपने पीक पॉइंट पे पहुंच चुका है। तो पीक पॉइंट पे हमारे पास प्रोडक्ट्स जो बने हैं वो XX हम कहेंगे, और इसमें से हमने जो रिएक्टेंट्स हमारे पास स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन थी उसमें से -X के इतनी कंसंट्रेशन हम यूज़ कर चुके हैं। ये X हम लोग यूज़ कर रहे हैं H के लिए कि अब बाद में हमारे पास H की कंसंट्रेशन निकल है, जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन निकल है। हमारे पास सबसे पहले हमने गिवन डाटा सारा बता दिया कि 7.2 हमारे पास एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू निकलती है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एसिड डिसोसिएशन का? ऊपर प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स, ये वाला। अब हमने इसी तरह मोलर कंसंट्रेशन में हमने लिख देनी है प्रोडक्ट्स लिख देने हैं, और बाद में फिर हमने डिवाइड बाय रिएक्टेंट लिख दिया। फिर इन्हीं की वैल्यूज जो हमारे पास गिवन डाटा में दी हुई हैं वो हमने डाल दी। इधर के A की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई थी, और फिर X हमने H की जगह F की जगह ये वाला X डाल दिया, और HF की कंसंट्रेशन हमारे पास शुरू में दी हुई थी 1, तो हमने वो डाली।
शुरू वाली, तो वो डाली। अब माइनस एक्स भी करें ना हम यहाँ पे, अगर माइनस एक्स आप कहें कि ये वाली वैल्यूज़ डाल रहे हैं तो यहाँ पे माइनस एक्स लगना चाहिए। अगर माइनस एक्स लगे तो हमारे पास हम कहते हैं कि जो एक्स की कंसनट्रेशन जो है ना हमारे पास जो यूज़ हुई है वो बहुत कम है, तो हम इसलिए यहाँ से माइनस एक्स को जो है ना हम निगलेक्ट कर लेंगे, हम इसको नहीं लिखेंगे कि बस इसको छोड़ देते हैं। तो सिंप्लिसिटी के लिए हमने यहाँ पे माइनस एक्स को नहीं लिखा, हमारे पास ये वैल्यू बन गई एक्स डिवाइडेड बाय 1 मोलर। अब यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला था कि एच एफ डिवाइडेड बाय ये वाला एच एफ, तो हमने इसी से हमने इस वाले एच एफ को इसके साथ मल्टीप्लाई करा देना है। जब मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास इस तरह से आ गया, एच एफ हमारे पास जो प्रोडक्ट वाला था वो सामने आ गया, आमने सामने इक्वल किस पार आ गया। अब इनकी वैल्यूज़ दोबारा से हमने डाल देनी, के ए की वैल्यू थी 7.2 × 10⁻⁴, एच एफ की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1 और एक्स और इसकी भी एक्स हमने डाल दी। अब x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, जो इधर मल्टीप्लाई में चीज़ है डिवाइड के उस पार इक्वल के उस पार जाएगी तो वो डिवाइड में चली जाएगी, तो वो हमने यहाँ पे डिवाइड में लिख दिया क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई तो आगे जाके डिवाइड हो गया। डिवाइड हो गया तो हमारे पास जब एक्स स्क्वायर को 1 से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक्स स्क्वायर के ऊपर से स्क्वायर हमने हटाना है, स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोगों ने अंडर रूट लिया, अंडर रूट लेने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाती है अंडर रूट 7.2 × 10⁻⁴, तो हमारे पास आंसर आ जाती है 0.0268, तो हमने वो आंसर यहाँ पे लिख दिया 0.0268 मोलर। बुक में हमारे पास 0.268 है तो वो गलत है, 0.0268 मोलर हमारे पास आंसर आ रहा है। और ये हमारे पास जो x था ना, x को हमने इक्वल कर दिया यहाँ से h प्लस के इक्वल, तो हमने यहाँ पे कह दिया कि हमारे पास h प्लस की कंसनट्रेशन की आएगी 0.0268, ये ऐसी गलती से 0.0268, और आगे हम अगर f की भी हमारे पास आ जाए ना कंसनट्रेशन तो वो भी यही है 0.0268। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी, ताकि अगले लेक्चर्स भी आपको अच्छी तरीके से मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।